Hello guys, again I am here with the next chapter of microeconomics, chapter 8, concept of revenue, संप्राप्ति या आय की अवधारणा। चलिए चलते हैं। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, आई गेस पूरी बुक का सबसे इजी टू इजीएस्ट चैप्टर यही है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट का जस्ट अपोजिट है। यस और नो? है ना, कॉस्ट का जस्ट अपोजिट है। इसलिए कुछ चीज़ें देखते हैं, पहले सीखते हैं, पहले बात करते हैं कि होता क्या है रेवेन्यू। चलिए सबसे पहले रेवेन्यू, दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं रेवेन्यू के नाम पे, संप्राप्ति के नाम पे। एक वर्ड जोड़ा है उन्होंने आय, उसके साथ दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि एक बात तो पक्की है कि ये किसकी बात कर रहा है? कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? प्रोड्यूसर की। मैं आपको एक बात बताऊं, कंज्यूमर की बात दो चैप्टरों में करके छोड़ दी, डिमांड में और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। उसके बाद से हमने कॉस्ट का चैप्टर पीछे डिस्कस किया है, उसमें भी किसकी बात कर रहा है? प्रोड्यूसर की। और इसमें रेवेन्यू की बात कर रहा है, इसमें भी क्या बात कर रहा है? वो प्रोड्यूसर की। गाइस, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब जिसको कहे ना तब वही बन जाओ। अगर वो डिमांड के चैप्टर की बात आप पढ़ रहे हो तो कंज्यूमर बन जाओ खुद, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो खुद को कंज्यूमर मानो, और अगर आप कॉस्ट या रेवेन्यू पढ़ रहे हो तो खुद को क्या मानो? आप प्रोड्यूसर मानिए कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। तो शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और आपको आसानी से आप उनका आंसर कर सकते हो। सही है। सो चलते हैं रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू में मुझे दो तीन बातें समझ आती हैं। पहला, क्या रेवेन्यू प्रॉफिट है? पॉइंट नंबर 1, क्या रेवेन्यू टोटल सेल प्राइस है? पॉइंट नंबर 2, क्या रेवेन्यू किसी फर्म में एक तो वो प्रोडक्शन करके जो पैसा कमा के ला रहा है वो, प्लस उसके अलावा उसने कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी, तो क्या रेवेन्यू में वो भी आएगा अगर फर्म की बात करें तो रेवेन्यू के अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो क्योंकि उन्होंने एक वर्ड और जोड़ा ना, आय, इनकम, बट इंग्लिश में उन्होंने बोला नहीं कि इनकम एग्जैक्टली। तो रेवेन्यू का मतलब ना तो प्रॉफिट है ना तो कोई और इनकम है। उनका मतलब है रेवेन्यू से कि आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो उस चीज़ का प्रोडक्शन करने के बाद आपको सेल करोगे, जब आप उसको मार्केट में, आपको जितना पैसा मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा? रेवेन्यू। यस और नो? चलिए, उसके बाद वो कहता है कि अगर रेवेन्यू में आप बात करें तो मतलब सिंपल सा फंडा है, रेवेन्यू अलग है और प्रॉफिट अलग है। रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं तब क्या आता है हमारे पास? प्रॉफिट। तो चलते पकड़ते हैं किसको? रेवेन्यू को। रेवेन्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, कुल, सीमांत और औसत, टीआर, एमआर और एआर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीआर की। टीआर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ यूनिट जितनी आपने सेल की मल्टीप्लाइड बाय क्वांट, मतलब उसका जो प्राइस है, पी, मतलब पी इंटू क्यू कह दो आप, या ए आर इंटू क्यू कह दो, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी कह दो, या टोटल रेवेन्यू, या फिर आपका क्या कहते हैं, यहाँ ए आर का मतलब है पर यूनिट से मिलने वाला प्राइस। ठीक है, एक यूनिट का जितना मूल्य से, सपोज दैट आपने 100 यूनिट बेची और एक यूनिट आप 10 रुपये की बेचते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज़ हो गया। ठीक है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के तरीके दो। पहला, आप डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू कर दो। पहला पॉइंट, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये कर लो आप। वो नहीं करना, आपको मज़ा नहीं आ रहा तो कॉस्ट वाला ले लो। वही क्या, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, वही आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करो, मतलब सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करो। इजी टू इजीएस्ट कंसेप्ट पिछले 3 चैप्टर से लगातार पीछा कर रहा है। आपने देखा हो वहाँ अपना किसमें, यूटिलिटी में भी था, मार्जिनल यूटिलिटी में भी सेम बातें थी, फिर कॉस्ट में वही बातें, अभी रेवेन्यू में भी सेम बातें चल रही हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चीज़ें जितनी ज़्यादा रिपीट होंगी आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अच्छा, टी आर निकालने का कोई दूसरा तरीका भी है? हाँ, एक तरीका और है। अगर आप एम आर का सिग्मा कर दोगे ना, समीशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू टी आर, सारा का सारा एम आर टोटल कर दो तो भी क्या आ जाएगा? आपका टी आर आ जाएगा। एक सीधा सा फंडा है। चलिए उसके बाद करते हैं किस पे? एवरेज रेवेन्यू पे। बहुत सिंपल है, दुनिया में इससे ज़्यादा सिंपल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसे समझ लो जैसे कुछ है ही नहीं। ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्वान्टिटी, मतलब टोटल आपको जितना रेवेन्यू आ रहा है उसे क्वांटिटी से डिवाइड कर दो और आपका क्या आ जाएगा? ए आर। ठीक है जी। चलिए कुछ बातें करते हैं प्रैक्टिकली। क्या टी आर कॉन्स्टेंट होता है? पहला क्वेश्चन,
क्या एम आर कॉन्स्टेंट होता है? दूसरा क्वेश्चन, दो बातें डिपेंड करता है किस पे? प्रोडक्शन पे। अगर आपकी प्रोडक्शन लाइन कुछ ऐसी है कि अगर आपके प्रोडक्शन में डिस्क्रिमिनेशन है, आपके प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन है, तो आपका टीआर कभी भी होमोजीनियस नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि आप एक जगह आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि मान लो अमूल वालों का दूध है, गुजरात में किसी और रेट में बिकता है, अदर स्टेट में किसी और रेट में। मदर डेयरी का दूध है, दिल्ली में किसी और रेट में बिकता है, अदर स्टेट में किसी और रेट में बिकता है। तो अगर आपके प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन है तो आपका टीआर कांस्टेंट नहीं हो सकता। बट अगर आपका यूनिवर्सल प्राइस है, एक आप होमोजीनियस प्राइस लेके चल रहे हो, तो टीआर आपका क्या रहेगा? आप 1 यूनिट बेचोगे तो 10, 2 बेचोगे तो 20। सही है, वो एकदम उसी लेवल से बढ़ेगा, सेम लेवल से बढ़ेगा एकदम, और एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा। मतलब 90 डिग्री का जो अपना डायग्राम होता है उसमें ना 45 डिग्री का एंगल उठेगा सीधे। ठीक है, चलिए थीटा भी कहते हैं। उसके बाद कहता है कि क्या होगा अगर ए आर कॉन्स्टेंट नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया कि ए आर कॉन्स्टेंट तभी नहीं होगा जब आपका एम आर कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ए आर कॉन्स्टेंट, एम आर कॉन्स्टेंट तो ए आर कॉन्स्टेंट, अगर एम आर कॉन्स्टेंट नहीं तो ए आर कॉन्स्टेंट नहीं। क्योंकि आपको पता है मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है? हर आने वाली यूनिट से मिलने वाला पैसा। तो अगर हर आने वाली यूनिट से बराबर 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 मिल रहा है तो मतलब आपका टीआर भी क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन हर आने वाली यूनिट से अगर आपको कांस्टेंट नहीं मिल रहा तो आपका टीआर भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो क्या होगा देखते हैं। 3 इंटरप्रिटेशन आती हैं। पहला आता है कि हो सकता है आपका एम आर गिर रहा हो। दूसरी बात आती है हो सकता है आपका एम आर 0 हो। तीसरी बात आती है हो सकता है आपका एम आर नेगेटिव हो। सही है, तो चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। पॉइंट नंबर 1, जब देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब टी आर बढ़ता है तो एम आर घटता है, नीचे की तरफ आता है एम आर नीचे की तरफ आता है, लेकिन टी आर बढ़ता रहता है। सही है, तो यहाँ है सिचुएशन नंबर 1, टी आर बढ़ तो रहा है लेकिन उस रेट से नहीं जिस रेट से बढ़ना चाहिए, मतलब हर बार क्या होता जा रहा है, वो कम रेट से बढ़ रहा है। दूसरी सिचुएशन होती है जब एम आर क्या होता है 0 और टी आर क्या होता है मैक्सिमम। आपको कुछ याद आ रहा है इस बात से? क्या कॉस्ट का कंसेप्ट याद आता है क्या, या यूटिलिटी का कंसेप्ट याद आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को भी हमने सेम सेंस में देखा था। तो मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको 3 चैप्टर बिल्कुल ऐसे लगे कि यहाँ उंगलियों पे पड़े हैं। तीनों चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट हैं, बस क्या यूटिलिटी वाले चैप्टर में टी यू यूज़ करो और एम यू यूज़ करो, कॉस्ट में टी सी और एम सी यूज़ करो, और रेवेन्यू में टी आर और एम आर यूज़ करो। ठीक है, चलिए तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अगर एम आर नेगेटिव होगा तो टी आर स्टार्ट टू फॉल, मतलब वहाँ से टी आर गिरना स्टार्ट हो जाएगा और आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लगेंगे। सही है जी, तो ये था टॉपिक किस पे? रिलेशनशिप बिटवीन टी आर और एम आर। उसके बाद आते हैं कि अलग अलग मार्केट में जो फर्म होती हैं उनका जो रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होता है? डिफरेंट। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, फर्स्ट मार्केट कौन सी होती है हमारी? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की आप बात करो तो जहाँ तक मुझे पता है, अभी हमने मार्केट डिस्कस नहीं किया है, मैं मार्केट वाले चैप्टर में इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, लेकिन क्योंकि आपके रेवेन्यू वाले चैप्टर में कुछ बातें की गई हैं तो मैं छोटा आपको बता के निकल जाता हूँ। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में सबका एक जैसा प्रोडक्ट होता है, प्राइस क्या होता है? एक जैसा प्राइस होता है। तो एम आर भी क्या होता है? एक जैसा। एम आर एक जैसा तो टी आर भी एक जैसा। हेलो, हो गया काम। तो इसका मतलब ये हो गया सीधे दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट। दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट। तो ए आर और एम आर कर्व 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल सीधे पड़ते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं हम। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगर बात करें एकाधिकार मतलब मोनोपोली में एम आर भी डिक्लाइन होता है, नीचे गिरता है, और ए आर भी क्या होता है? नीचे गिरता है। एम आर और ए आर दोनों नीचे गिरते हैं। लेकिन मैं छोटा सा कंपैरिजन आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप अपनी बुक आपके पास जो भी हो उसको रेफर करना, जरा जो मोनोपोली का डायग्राम है जरा उसको गौर से देखो।
और जो मोनोपॉलिस्टिक मतलब एकाधिकारिक का जो डायग्राम, उसको भी जरा गौर से देखो। अगर आप दोनों डायग्राम को देखोगे ना तो दोनों के MR और AR नीचे गिर रहे हैं, बट दोनों में जानते हो डिफरेंस क्या है? जो मोनोपोली के डायग्राम में MR और AR है वो बिल्कुल वहीं गिर जाती हैं, मतलब आपके एक्स एक्सिस के हाफ से भी पहले, आधे से पहले दोनों नीचे आ जाते हैं। जबकि अगर आप मोनोपॉलिस्टिक में जाओ तो वो हाफ से बाहर निकल के तब जाके वो नीचे गिरते हैं, मतलब वो थोड़े से बाहर जाके तब नीचे आते हैं। और मोनोपोली का जो डायग्राम है वो बिल्कुल वहीं के वहीं क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। सो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है, क्योंकि ये देखो इसके लिए मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी होंगी। जो मैं करूँगा कि इस पर मार्केट के चैप्टर में कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर यहाँ मैं करूँगा तो आप रेवेन्यू भूल जाओगे। यहाँ के लिए इतना ध्यान रखो कि रेवेन्यू के चैप्टर में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि MR और AR कर्व कैसे होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सीधे बना देना 90 डिग्री का एंगल खींच के, कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मोनोपोली का अगर पूछे तो मोनोपोली का बनाना 90 डिग्री का एंगल, लेकिन नीचे गिरा देना बिल्कुल वहीं। और अगर मोनोपॉलिस्टिक की बात करें तो उसे भी बनाना, लेकिन थोड़े बाहर की तरफ लाके बनाना, सही है। और AR हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर, और MR कहाँ रहता है, अंदर। ये बात हमेशा याद रखेंगे। सो ये था आपके लिए रिवीजन इस टॉपिक का। और उसके बाद कुछ बातें मुझे आप लोगों को अभी और बतानी है, कुछ बातें मुझे आपको और समझानी है, वो हम बात करेंगे इसकी जब आप ये वीडियो देखेंगे। और आपको अगर इन कर्व पे तभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मार्केट का चैप्टर जिस दिन अपलोड करूंगा आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मार्केट के चैप्टर में मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ कि ये ऐसे क्यों होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करने जाऊँगा, जैसा कि मैंने पहले बोला, तो अपना जो रेवेन्यू का चैप्टर है वो पीछे रह जाएगा। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसको भाव देते हैं, चलो यहाँ रेवेन्यू को ही भाव देते हैं। और रेवेन्यू का कंसेप्ट बिल्कुल ये है कि आपने टोटल जितना कमाया वो आपका रेवेन्यू होगा, वो TR हो सकता है और MR होगा और क्या होगा, AR होगा। 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। सो गाइज दिस वाज द समरी ऑफ योर आई गेस 8th चैप्टर, मतलब रेवेन्यू। अगेन आई विल इंटरेक्ट विद यू। देखो बोलते बोलते मुझे बहुत बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए मेरे सेंटेंस भी इधर उधर हो जाते हैं। अगेन आई विल इंटरेक्ट विद यू with the next chapter of microeconomics. Till then, bye bye and see you. Stay blessed and stay happy. Keep watching me. Thank you for your likes and for subscribing my YouTube channel. Thank you to all of you.